हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे और सारे लेक्चर्स को आप लोग देख रहे होंगे। मैं जहाँ से पिछले लेक्चर को छोड़ता हूँ वहीं से अगले लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ, तो एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। मैं डेडिकेटेड लेक्चर भी बनाऊँगा, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड लेक्चर भी बनाऊँगा मैं। लेकिन अभी मेरा जो मोटिव है कि बच्चों को फुल सिलेबस फ्री में दिया जाए ताकि वो बैठ के आराम से फिज़िक्स को समझ सके और आसानी से आईआईटी, जेई मेंस, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो मेरा यही मोटिव है। होप आपका भी मोटिव पूरा क्लियर हो लाइफ में। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल क्लास, ये लेक्चर जो है वो वेक्टर पे 5वां लेक्चर होने वाला है। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ। मैं स्लोली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक वीडियो देख के थक जाओगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में कुछ हम लोगों ने स्पेशल केस के बारे में बात किया था और मैंने बोला था कि ये जो दो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इनको हम अगले लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होप आप लोग अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर whose sum can be 0 is 3। अब क्या बोलता है ये चीज़ें समझ में होनी चाहिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो वेक्टर्स पढ़ते वक्त हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें को हम लोग एनालाइज करना भूल जाते हैं। तो वही सब चीज़ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ताकि आप लोग एनालाइज कर पाएँ और वेक्टर को और अच्छे से समझ पाए कि वेक्टर के और क्या क्या फंडे हो सकते हैं और क्या क्या रूप हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर, अच्छा, इस स्टेटमेंट को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कोई भी वेक्टर का सम 0 कब हो सकता है। कोई भी वेक्टर का सम, एडिशन 0 कब हो सकता है। तो आप लोग बोलोगे सर एक वेक्टर अगर ऐसा हो और जस्ट इसका अपोजिट एक वेक्टर ऐसा लगा दूं, मतलब 180 डिग्री, ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे। साफ आप लोग को पता है कि ए माइनस बी आंसर होगा। अब जिनको नहीं पता कि ए माइनस बी कैसे आया, बिगिनर्स के लिए, बता रहा हूँ। तो वो क्या लिखेंगे, दो वेक्टर का एडिशन करना है, बीच का एंगल दिया हुआ है 180 डिग्री। तो आर इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए माइनस बी। हेडफोन आप लोग लगा लें, क्योंकि हेडफोन में एकांत में आप लोग आराम से इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूँ, ज़्यादा चिल्ला कर नहीं बोल रहा हूँ। ए माइनस बी, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए ये कि अगर ऐसा हो तो ए माइनस बी डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ए माइनस बी इसका रिजल्टेंट है। ये ज़ीरो कब होगा, इसको ज़ीरो करूँगा तो ये ज़ीरो तब होगा जब
ए इक्वल टू बी होगा। मतलब जब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे तब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम ज़ीरो कहेंगे। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर चाहिए ज़ीरो होने के लिए। पहले मेरी बात को सुनो, कितना मिनिमम नंबर होना चाहिए वेक्टर को ज़ीरो होने में। तो आप बोलोगे सर कम से कम तो 2 वेक्टर तो चाहिए मुझे, क्योंकि एक वेक्टर अगर कोई भी डायरेक्शन में लोगे उसके जस्ट अपोजिट ज़ीरो करने के लिए एक वेक्टर और लेना पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर 2 हुए। लेकिन अब आते हैं इस स्टेटमेंट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी ज़ीरो इज 3। अब कोप्लेनर वेक्टर्स कम से कम 3 वेक्टर चाहिए ज़ीरो होने के लिए। तो आप बोलोगे सर आपने तो अभी बताया था कि 2 वेक्टर चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वेक्टर, 3 वेक्टर, ऐसा क्यों? तो कोप्लेनर वेक्टर की बात कह रहे हैं। कोप्लेनर, अभी जो मैंने ये वेक्टर लिया है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये भी कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये दोनों इक्वल थे। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अभी प्रूफ किया था ना, दोनों बराबर थे। मतलब a इक्वल टू बी था। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, और दोनों को बराबर लिया तब ज़ीरो होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है अनइक्वल वेक्टर। अगर अनइक्वल वेक्टर है, ये मान लीजिए कि इधर 5 न्यूटन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, और इधर लगा दिया मैंने 3 न्यूटन। अब अनइक्वल है, ये अनइक्वल वेक्टर हुआ। तो अनइक्वल वेक्टर को ज़ीरो होने के लिए मिनिमम 2 से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनइक्वल होगा तो उसको आप अपोजिट साइड में लगाओगे तब भी तो उसका रिजल्टेंट कुछ आएगा ही आएगा। इधर 2 न्यूटन आएगा, तो ज़ीरो कहाँ हुआ? ज़ीरो तो नहीं हुआ। तो फिर इस 2 न्यूटन को ज़ीरो करने के लिए एक और वेक्टर लगाओगे पीछे 2 न्यूटन का, तो ज़ीरो होगा। तो कितना वेक्टर चाहिए मुझे? कम से कम 3 वेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई? कम से कम 3 वेक्टर तो चाहिए। ये एकदम सिंपल एंड स्मूथ एक्सप्लेनेशन है, और मैं और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट यहाँ पे इस तरीके से समझो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा प्रूफ हो चुका है। कम से कम कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अब आगे, द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नेवर बी ज़ीरो, और मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी ज़ीरो इज़ 4। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है? यहाँ पे कोप्लेनर था और यहाँ पे नॉन कोप्लेनर है। तो अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर समझते हैं। तो कोप्लेनर क्या होता है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये आपका रूम का साइज, रूम का फेसेस है, ये रूफ हो गया,
ये वॉल हो गया, ये भी वॉल हो गया, और ये इसके जो नीचे जो सरफेस है वो अपना सरफेस है, सरफेस हो गया। सारे वॉल्स को तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट समझ लीजिए कि ये रूम है। अब एक प्लेन, ये क्या है, ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, अलग प्लेन है, ये मेरा एक अलग प्लेन है, और इसके जस्ट अपोजिट 3 और प्लेन होंगे। टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारे प्लेन, तो एक प्लेन में वेक्टर अगर होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3, ये किस प्लेन में है, ये फ्रंट वाला जो प्लेन है इस प्लेन में है। तो अगर वेक्टर एक प्लेन में लाई करे सारे वेक्टर, तो उन सभी वेक्टर को बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर। अगर मैं एक वेक्टर इस सरफेस पे ले लूँ ऐसे, और एक वेक्टर मैं इस सरफेस पे ले लूँ ऐसे, 2 वेक्टर तो हमेशा प्लेन में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलली शिफ्ट करोगे, जैसे ये वेक्टर लिया मैंने, समझना इस बात को, इमेजिनेशन से समझना, और ये वेक्टर मैंने लिया, और ये वेक्टर लिया, ये मान लो वेक्टर का नाम ए दिया, ये बी दिया और ये सी दिया। तो अब ये तीनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में है, एक फ्रंट वाले के प्लेन में है, एक साइड वाले के प्लेन में है, और एक टॉप वाले के प्लेन में है। तो तीनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में हैं। तो इन तीनों वेक्टर को हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ पे दिखाया है मैंने, तो इसको बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। तो सिंपल वर्ड में मैंने समझाया, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में सारे वेक्टर होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, और अलग अलग प्लेन में होंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। अच्छा, चलो कुछ लिखा है मैंने। नाउ वी हैव टू मेक वेक्टर 1, वेक्टर 2 एंड अनदर वेक्टर 3 whose sum becomes out 0. If we prove that, we can say that minimum required vector to be 0 in same plane is 0. अब मैंने एक एग्जांपल मैथमेटिकल्स के तौर पे दिया था यहाँ पे, पहला ही एग्जांपल, पहला जो स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैंने अभी मैथमेटिकली तौर पे दिखाया। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकली तौर पे दिखाता हूँ मैं कि कैसे मिनिमम 3 ही वेक्टर चाहिए मुझे। तो उसको समझते हैं। Here वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3 फॉर्म्स ट्रायंगल। अब देखो, मान लो कोई भी 2 वेक्टर लो, ये मैंने लिया और ये लिया, तो इनका सम क्या 0 होगा? नहीं, इनका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा जो इसके बीच से पास करेगा। अब इस रिजल्टेंट को 0 करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट एक अलग वेक्टर लगाओगे तो 0 होगा। मतलब ये वेक्टर 1, ये 2 और ये 3, और ये मेरा रिजल्टेंट। तो 1, 2, 3 दिया है और एक ही प्लेन में है। तो 1, 2 को जोड़ोगे तो ये रिजल्टेंट निकल कर आएगा। तो 2 वेक्टर अनइक्वल है, 1, 2, 3 जो है वो अनइक्वल है। तो 1 एंड 2 को जब ऐड करोगे तो ये वेक्टर आएगा, और इस वेक्टर, ये तो नॉन ज़ीरो नहीं, ये तो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए एक अपोजिट में एक और वेक्टर उसी उतना ही मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा जितना का ये होगा। जितना रिजल्टेंट 1 और 2 का आएगा उसके जस्ट अपोजिट उतना ही मैग्नीट्यूड का आर वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो क्या ओवरऑल 1, 2, 3 का समेशन 0 हो जाएगा? अच्छा, उसको मैंने इस तरीके से समझाया है कि अगर 2 वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर 1 लिया, वेक्टर 2 लिया, तो तीसरा वेक्टर ऐसा लो, जैसे कि मान लो ये मेरा वेक्टर
1 है और ये 2 है। तो ट्रायंगल लॉ से क्या बोला कि ट्रायंगल लॉ से बोला कि अगर तीसरा वेक्टर ऐसे बना दूं तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा। 3 वेक्टर का एडिशन सिखा रहा हूँ। मैंने पॉलीगन लॉ सिखाया था कि एक से अधिक कैसे जोड़ना है। तो अगर 1 2 लिया और तीसरा वेक्टर मैं इस तरीके से लूँ कि ये ट्रायंगल कंप्लीट कर ले। समझना, बहुत तरीके हैं समझाने के। मैंने पहले मैथमेटिकल तरीके से समझाया, अब ट्रायंगल लॉ से समझा रहा हूँ। ये 1 और 2 लिया तो 1 2 का तो समेशन नहीं आएगा। 1 वेक्टर और 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। कम से कम एक और वेक्टर होना चाहिए कि 0 हो जाए, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। मैंने इस तरीके का क्यों लिया, अब समझो। ये मान लो 3 वेक्टर है 1 2 एंड 3, इसका समेशन 0 क्यों हुआ, क्यों बोल रहा हूँ? तो मैंने बोला था कि पहले वेक्टर के, क्या कुछ याद आया? हाँ, पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो हमें देता है ओवरऑल वेक्टर का सम। तो इस केस में अगर ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, 1 2 3 का ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाओगे तो कोई लाइन नहीं बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, मतलब 0 वेक्टर बनेगा। 0 वेक्टर मतलब कि रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट 0 होगा। दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका बताया था ना, 1 एंड 2। इन दोनों को ऐड करना है तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाना है, तो ये दे देगा 1 + 2। लेकिन अब मुझे यहाँ पे 3 वेक्टर को ऐड करना है, 1 2 और 3। तो फंडा वही है, पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाऊंगा तो ये हेड हुआ, नहीं, लास्ट वेक्टर का हेड हुआ, और ये पहले वेक्टर का टेल हुआ। इसको मिलाओगे तो एक ही पॉइंट मिलेगा ना, ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट मिलेगा तो मतलब कि कोई लाइन नहीं बना, मतलब 0 वेक्टर बना। ठीक है, तो बस क्लियर है कि अगर ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल इस तरीके से कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाऊंगा तो कोई लाइन नहीं मिलेगा, तब उसका रिजल्टेंट 0 होगा। तो मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए मुझे 0 होने के लिए। इसका सिंपल शॉर्ट तरीका ये भी है, अभी बताया मैंने कि 2 वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, तो ये पहला और ये दूसरा वेक्टर का ऐड करूँगा तो रिजल्टेंट आएगा, तो आएगा। अब इसको 0 करने के लिए अपोजिट एक तीसरा वेक्टर मुझे चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर होगा। किसके रिजल्टेंट के बराबर? 1 और 2 के रिजल्टेंट के बराबर और जस्ट अपोजिट। तो 3 वेक्टर चाहिए 0 करने के लिए, 1 2 3 को 0 करने के लिए। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। तो यही चीज़ मैंने पहले स्टेटमेंट को और अच्छे से समझाया है। अब ये स्टेटमेंट पे आते हैं, कहाँ गया? तो अगर वेक्टर प्लेन में हो तो मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए मुझे 0 करने के लिए। लेकिन अगर नॉन को प्लेनर वेक्टर हो तो 3 वेक्टर से काम नहीं चलेगा, 0 नहीं हो पाएगा। कम से कम मुझे 4 वेक्टर चाहिए 0 करने के लिए। अब इसको समझते हैं। ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया है, ये क्या है? वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3। मैंने ये सब बातें पहले भी की है। अभी ये तीनों कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर है,
क्योंकि एक प्लेन में तो है नहीं, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो कोई भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर लोगे, समझना बात को। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्यों 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर 0 नहीं बना सकता है, क्यों कम से कम हमको 4 वेक्टर ही चाहिए 0 करने के लिए। तो पहले 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो ये 1 हुआ, और ये 1 वेक्टर ऊपर वाले सरफेस पे है और 2 जो है वो फ्रंट वाले सरफेस पे है। तो अगर 1 को ऐसे ड्रॉ करो और 2 को इमेजिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, 2 को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ के इसके टेल पे लाके ऐसे कर दोगे, तो दुनिया का कोई भी 2 वेक्टर लोगे ना, किसी भी डायरेक्शन में, 12 13 कोई भी डायरेक्शन में, उसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो वो एक प्लेन बना ही देगा। ये देखो ये प्लेन बनाया ना, इसको अगर करोगे तो बीच से कुछ ऐसा कुछ प्लेन बनेगा। इमेजिन करो बीच से कटा हुआ प्लेन, उस प्लेन में आ ही जाएगा 1 2। चाहे 1 3 को शिफ्ट करोगे तो वो कोई एक अलग प्लेन में आ जाएगा, चाहे 2 और 3 को शिफ्ट करके सिर्फ देखोगे तो वो एक अलग प्लेन में आ ही जाएगा। तो क्या करूँगा मैं कि 1 और 2 को जोड़ो, तो इमेजिन करना 1 और 2 को जोड़ोगे इस हिसाब से, तो इसका रिजल्टेंट कुछ 20 से पास करेगा, कुछ 1 2 को ऐड करोगे तो ये इस फेस पे इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर की तरफ पुश करो और कुछ इस तरीके से ये वेक्टर ऐसे बन जाएगा। तो ये कोई अलग प्लेन बन जाएगा, अलग प्लेन में ये प्लेन बनेगा ना, ये अलग प्लेन बनेगा। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है, उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से पास करेगा। ये देखो यहाँ पे पास किया, तो ये रिजल्टेंट हुआ किसका, 1 + 2 का रिजल्टेंट हुआ। अब इस रिजल्टेंट को 3 के साथ पैरेलली शिफ्ट करोगे, अब तो ये 1 2 मिलाकर एक वेक्टर बन गया। अब 1 और 2 को भूल जाओ, अब रिजल्टेंट हुआ ना, इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ। अब इस रिजल्टेंट और 3 को एक प्लेन में शिफ्ट करो तो उसका रिजल्टेंट कुछ और इस तरीके से आएगा। 0 तो नहीं होगा, ये मान कर रखो। आप कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर ले लो, कोई भी 3 जो तीनों एक प्लेन में ना हो, तीनों एक प्लेन में ना हो, आप ये पाओगे कि आपको 0 नहीं कर सकते हो। इसका और बेस्ट एग्जांपल, मतलब कि और बेस्ट एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकता हूँ, ये ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं पाएगा। क्यों? अगर 1 ऐसे है, एक तो बेस प्लेन मानना पड़ेगा, एक तो बेस, पहले 1 तो कहीं भी ड्रॉ कर लो, 1 जैसे ऐसे ड्रॉ किया। अब मैंने बताया कि 2 को पैरेलली शिफ्ट करोगे तो कुछ इसके टेल पे रख दोगे, दोनों के टेल को ज्वाइन कर दोगे तो ये कुछ एक प्लेन बना ही देगा। कोई भी दुनिया का 2 वेक्टर लोगे प्लेन बना ही देगा। आप एक वेक्टर अपने घर पे और एक वेक्टर आप अपने फ्रेंड के घर पे, अगर दोनों को पैरेलली शिफ्ट करोगे, एक को पैरेलली शिफ्ट करके अपने फ्रेंड के घर जाओगे और उसको मिलाओगे तो वहाँ एक प्लेन बना ही देगा। वो हवा में एक प्लेन बनाएगा, कैसे भी बनाएगा, लेकिन वो बनाएगा। तो ये एक प्लेन बनाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो मिनिमम 4 चाहिए। अब क्यों? क्योंकि 1 और 2 को शिफ्ट किया तो ये रिजल्टेंट आया, समझना, 1 और 2 को शिफ्ट किया तो ये रिजल्टेंट आया। कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट ऐसे तो नहीं आएगा, मतलब इमेजिन करो ना, इसको दोनों को शिफ्ट किया और मान लो बीच से बॉक्स के अंदर से ये पास कर रहा है और ये रिजल्टेंट आया। अब इस रिजल्टेंट को पैरेलली शिफ्ट करोगे 3 के साथ, यहाँ पे रखोगे तो कुछ बॉक्स के अंदर से ही कुछ ऐसे आएगा, और इसका ये मान लो 3 है और ये रिजल्टेंट है और ये अंदर है, मतलब ये थोड़ा अंदर है, बोर्ड के सरफेस पे नहीं है। ये रिजल्टेंट जो है थोड़ा अंदर की तरफ है, तो थोड़ा टिल्टेड ये प्लेन आएगा और ये 3 है।
तो इन दोनों का सम जो होगा वो इधर आएगा, नया रिजल्टेंट। अब तो ये रिजल्टेंट क्या हुआ, ये 1, 2 और 3 का रिजल्टेंट हुआ। अब इसको ज़ीरो करने के लिए एक चौथा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट लगाना ही पड़ेगा, फोर्थ वेक्टर, तब जाकर ये ज़ीरो होगा। समझो वही कॉन्सेप्ट है, पहले 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 से, अब 4 पे आ गया। तो 1, 2, 3 आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, सो वी नो दैट देयर मस्ट बी रिजल्टेंट प्लेस, there must be resultant place fourth vector in such a way to make all 4 vector resultant is 0. Minimum non-coplanar vector required to make resultant 0 is 4. 4 वेक्टर तो चाहिए, 4 वेक्टर तो चाहिए। आप 3 नॉन कोप्लेनर लोगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा। अब देखो ऐसे समझो, ये और ये, ऐसे समझो, ये तीनों नॉन कोप्लेनर हुए, 1, 2, 3, ठीक है। समझो 1, 2 का रिजल्टेंट ये प्लेन में आएगा, और फिर रिजल्टेंट और 3 एक प्लेन में आ जाएंगे, और उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से जाएगा। ये रिजल्टेंट होगा 1 + 2 + 3 का, और ये रिजल्टेंट होगा 1 + 2 का। और रिजल्टेंट 1 + 2 + 3 को ज़ीरो करने के लिए एक चौथा वेक्टर लगाना पड़ेगा जस्ट उसके अपोजिट, और मैग्नीट्यूड R1 + 2 + 3 के बराबर एक चौथा वेक्टर लगाना पड़ेगा, और तब जाकर इसका रिजल्टेंट 1 + 2 + 3 + 4 ज़ीरो होगा। तो मिनिमम नॉन कोप्लेनर को ज़ीरो होने के लिए 3 नहीं 4 की ज़रूरत पड़ेगी। होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, दोनों स्टेटमेंट भी क्लियर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नेवर बी ज़ीरो, हो ही नहीं सकता। और मिनिमम नंबर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी 0 इज़ 4, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्लोली जेई को क्रैक करना है। अब यहाँ पे एक माइलस्टोन, जैसे कि गेम में आप लोग देखते हैं कि एक लेवल पार करने के बाद आपको, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि आप एक लेवल पार कर चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। अब कुछ क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडिशन वेक्टर पे मैंने भी कराया था, उस समय मैंने जब कराया था तो उस समय मतलब जस्ट मैंने पढ़ाया और जस्ट एक एग्जांपल दिया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से एडवांस के लेवल की तरफ जाएंगे। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब 5 लिया है, बी का 3 लिया है, और बीच का एंगल 60 है। तो रिजल्टेंट बताइए। तो R = √a² + b² + 2ab cos 60, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे जो 60 लिया वो थीटा होता है, cos थीटा। थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और यहाँ पे मुझे 60 डिग्री दे रखा है। अब फार्मूला में पुट कीजिए, आंसर पाइए 7 यूनिट। इसमें होप लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, बहुत बेसिक सवाल था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाइंड द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन, ये सब चीज़ें मैंने करा रखा है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ 20 से ऐसे पास करेगा, ए से अल्फ़ा बनाएगा तो बी से बीटा बनाएगा। आप ये अल्फ़ा ले लो, ये बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने तरीका सब बताया है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको बीटा ले लेता हूँ, इसको अल्फ़ा ले लेता हूँ। मैं आगे सॉल्यूशन भी नहीं देखता हूँ, आप लोग को मैंने बताया है। क्या बताया है कि अगर जिससे लेना है, अगर tan अल्फ़ा निकालना, यहाँ पे लिखता हूँ, tan अल्फ़ा अगर निकालना है तो जिससे निकालने को बोल रहा है उसको छोड़ो, और ऊपर जो नहीं, ये वाला लिखो। अगर इससे निकालने को बोल रहा है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा बी वेक्टर से लिया गया है, तो उसको छोड़ो और ऊपर वाले को लो।
और साइन 60 लिखो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जिससे निकालने को बोला है वो लिखो, फिर प्लस का साइन दो, और फिर जिससे नहीं निकालने को बोला है वो दो, और फिर cos 60 दो। इसको सॉल्व करो। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5√3/2 अपॉन 3 + 5/2। tan अल्फ़ा 5√3 और ये 11। इसको सॉल्व करो। 5√3 अपॉन 11 कितना होगा? तो मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग के सामने सवाल बना रहा हूँ। आप लोग भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, या फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करो, क्योंकि सवाल आपको IIT JEE या नीट या JEE मेंस में आपको वैसा ही दिया जाएगा जिसका आप वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली ऐसा क्वेश्चन लिया है जो मतलब इतना ख़राब एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 × 1.732 डिवाइडेड बाई 11, ये आएगा 0.787। अगर ऑप्शन में होता A 0.8, B 0.78, C 0.7 और D 0.9, तो ऑप्शन कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? ये होता। अगर tan अल्फ़ा की वैल्यू अगर पूछता कि बताओ tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू पूछता तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स 0.787, और इसको फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी, मैं निकाल कर बताता हूँ, 38.2 डिग्री। अब मैच करते हैं कि मेरा आंसर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। 38.2 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या किया देख लेते हैं। इधर से अल्फ़ा लिया है, वही किया है मैंने, वही किया है। 5 sin 60 प्लस 3 + 5 cos 60, तो वही किया मैंने 0.787, 38 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आप लोग को और समझाने के लिए मैं एक बार और कैलकुलेशन करूँगा। रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से पास करेगा। अब इधर से किसी बच्चे का मन है, या क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि ए वेक्टर से बताइए कि रिजल्टेंट, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, अगर एग्जामिनर ने ए वेक्टर से पूछा है कि ये एंगल बताइए कितना होगा, तो एक तो तरीका है कि आपने ये 38.2 डिग्री निकाल लिया, तो ये क्या होगा 60 डिग्री माइनस 38.2 डिग्री, तो आंसर, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे ने स्टार्ट किया कैलकुलेशन कि मुझे यही निकालना है डायरेक्ट, तो वो क्या करेगा, वो लिखेगा, इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम दे दो, क्या दोगे, कुछ भी दे दो, अल्फ़ा बीटा ए गामा, गामा दे दो। tan गामा क्या लिखे हुए, जिससे बोला है निकालने को उसको छोड़ो, तो ऊपर लिखो 3 sin 60 डिग्री अपॉन, जिससे नहीं बोला है निकालने, अब जिससे निकालने को बोला है, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, थ्री प्लस 5, 1 सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है ना, क्या बोला मैंने, ये एंगल बोला है निकालने को, तो जिससे बोला है निकालने को उसको छोड़ो और दूसरे वाले को पकड़ो, तो 3 sin 60, अब जिससे बोला है निकालने को वो लिखो, प्लस का साइन दो, फिर जिससे नहीं
बोला है वो लिखो और फिर cos 60। तो tan गामा क्या हुआ, tan गामा हुआ, इसको सॉल्व करो, खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करो और ये आंसर को मैच करो। 60 माइनस 38.2 डिग्री को मैच करो, दोनों सेम आता है कि नहीं आता है वो देखो। तो 3 sin 60 अपॉन 5 प्लस 3 cos 60, ये आएगा लगभग 0.399। तो tan गामा की वैल्यू 0.399 आएगा। तो गामा की वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स 0.399। तो गामा कितना होगा, कैलकुलेट करो, tan इनवर्स 0.399 कुछ लगभग 21.75 डिग्री आ रहा है। अब ये इसको कैलकुलेट किया है किसी ने, मैच करो। 60 माइनस 38.2 डिग्री, ये 21.8 आएगा। तो लगभग बराबर है, मतलब जो पढ़ा सब सही पढ़ा, ठीक है। तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ राइट डाउन करो और नोट्स बनाओ अच्छे, बोर्ड पे स्क्रीन पे पॉज करो जब ज़रूरत हो, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने दोनों तरीके से देख लिया, आप कोई भी एंगल निकाल लो, कोई भी एग्जामिनर घुमा फिरा के जैसा भी मन करे वैसा पूछे हम निकाल लेंगे, स्लोली। मुझे पता है कि आईआईटी में ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन कुछ इस सवाल के रूप में 4-5 सब्जेक्ट को मिलाकर, 4-5 एक्सरसाइज को मिलाकर ऐसा सवाल डाल सकता है, तो इसका ज़रूरत पड़ सकता है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट बेस क्लियर होगा तो आगे एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या सवाल है वो देखते हैं। 38 पॉइंट ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ दिया है, रिजल्टेंट मोड। अब ये जो रिजल्टेंट आया मेरा, ये मेरा ए वेक्टर था 5 और बी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड था 3। रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आया, ये एंगल आया मेरा 38.2 डिग्री, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा 18 पॉइंट, कितना आया था मुझे याद नहीं, 21.8 शायद आया था, 21.8 डिग्री आया था। तो किसकी तरफ झुका हुआ है ये रिजल्टेंट, किसकी तरफ, ए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है या बी की तरफ, किसकी तरफ झुका हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो रिजल्टेंट मोर इंक्लाइंड टू ए, वाई। तो इसका रीज़न ये है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है और बी का मैग्नीट्यूड 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रभावशाली होगा, जिसका इफ़ेक्ट रिजल्टेंट पे ज़्यादा होगा, वो 5 की तरफ ज़्यादा होगा। क्यों? इसका सिंपल लॉजिक देखो, अगर b को 0 की तरफ लेते जाओ, जैसे जैसे b को 0 की तरफ लेते जाओगे क्या रिजल्टेंट एक ही बनेगा? अरे एक वेक्टर 5 और एक वेक्टर को 0 से ऐड करोगे तो क्या बचेगा, तो 5 ही ना। तो जैसे जैसे b को 0 की तरफ ले जाओगे क्या ये रिजल्टेंट 5 की तरफ जाएगा? क्या ये रिजल्टेंट 5 की तरफ जाएगा? तो मतलब जो ज़्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा क्या रिजल्टेंट उसी की तरफ झुकेगा, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये भी लॉजिक समझ में आ गया। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका हुआ रहेगा। अब ये सवाल करो, क्या है सवाल? 2 वेक्टर ऑफ 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स मेक्स ए एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। अब इस क्वेश्चन में आपको साफ ये बताया गया है कि 10 यूनिट से ही निकालना है, मतलब मुझे अल्फ़ा की ज़रूरत है, मुझे अल्फ़ा निकालना है, ये एंगल नहीं निकालना है। तो फार्मूला क्या लगाओगे? पहले तो रिजल्टेंट निकालो, ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 120, तो आंसर आएगा 5√3। अब अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा निकालना है तो tan अल्फ़ा लिखोगे, मैंने बताया है, कोई फार्मूला याद नहीं करना है। जिससे बोला है निकालने को, 10 से बोला है ना, उसको छोड़ो और 5 को लो ऊपर, और उसके साथ साइन 120 डिग्री लिखो। अब नीचे जिससे बोला है वो लिख दो, प्लस का साइन दो, और जिससे नहीं बोला है वो लिख दो, और cos 120 लिखो। वही किया, इसको सॉल्व करोगे 1/√3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर मेरा आ गया। बोलो सिंपल। चलो अब यहाँ पे कुछ और एडिशन पे बस क्या बताऊँ मैं, एडिशन पे यही सब सवाल आ सकते हैं, और कराऊंगा मैं, बहुत सारी चीज़ कराऊंगा मैं, लेकिन स्लोली। अब कुछ सब्सट्रैक्शन के बारे में सीख लेते हैं। एडिशन सीख लिया, सब्सट्रैक्शन सीख लेंगे, तब और कुछ बढ़िया सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन वेक्टर कैसे करना है, मतलब घटाना कैसे, जोड़ना तो सीख गया, अब घटाना कैसे है। तो सिंपल नेगेटिव वेक्टर आप लोगों को बताया गया है, पहले के लेक्चर में आप लोगों को बताया, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड a है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर वो होगा जस्ट उल्टा और उसका मैग्नीट्यूड बराबर, तो वही लिखा है। अगर a वेक्टर ऐसा है और b वेक्टर ऐसा है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर को एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, और एंगल बिटवीन a एंड b आर 180 डिग्री होना चाहिए। देन a इज़ नेगेटिव वेक्टर ऑफ b, या उल्टा कह लो b इज़ नेगेटिव वेक्टर ऑफ a। मतलब अगर ये 5 न्यूटन है और जस्ट इसका उल्टा मैंने 5 न्यूटन बनाया और इसका नाम a वेक्टर दिया और इसका नाम b वेक्टर दिया, तो a और b कैसे वेक्टर हुए, नेगेटिव वेक्टर हुए एक दूसरे के। अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया 3 न्यूटन का और नीचे बना दिया 3 न्यूटन का और इसका नाम दिया a वेक्टर और इसका नाम दिया b वेक्टर, तो a वेक्टर b वेक्टर कैसे वेक्टर हुए, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हुए। एक सवाल भी मैंने कराया है, अगर एक वेक्टर ईस्ट वार्ड है, ईस्ट वार्ड मतलब ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज़ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है, तो इसके जस्ट उल्टा वेस्ट वार्ड में लगा दोगे 5 न्यूटन का, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, मतलब ए और बी में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 5 न्यूटन वेस्ट वार्ड आंसर है, तो नेगेटिव वेक्टर आ गया। कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। बी वेक्टर 3 यूनिट 60 डिग्री साउथ ड्यू टू वेस्ट। अब ये सब चीज़ें मैंने लेक्चर में, अब जिसको ये पता नहीं है कि सर ये इसका मतलब क्या, कोई इस लेक्चर को डायरेक्ट देखना चाह रहा है, तो जिसको आता है वो तो बढ़िया है, जिसको नहीं आता वो मेरे लेक्चर को कंटिन्यूसली देखें, सब चीज़ मैंने बताया है। जैसे कि बी वेक्टर 3 यूनिट 60 डिग्री साउथ ड्यू टू वेस्ट। साउथ ड्यू टू वेस्ट कहने का मतलब कि वेस्ट की तरफ से 60 डिग्री लेना है, तो बी वेक्टर का ये बी वेक्टर बनाया। अब ये 60 लेना है या ये 60 लेना है, साउथ से लेना है या वेस्ट से लेना है, तो वो सवाल में लिखा हुआ साउथ ड्यू टू वेस्ट, जो लास्ट में आएगा, वेस्ट लिखा हुआ लास्ट में है ना, साउथ के बाद वेस्ट लिखा हुआ है, तो वेस्ट से लेना है 60 डिग्री। अगर वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ड्यू टू साउथ होता तो साउथ से लेते, तो बी वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब इसका नेगेटिव वेक्टर पूछा है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर तो जस्ट इसके अपोजिट होगा ना, और मैग्नीट्यूड जस्ट 3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन में अगर मैं ऐसा बोलूँ, ऑप्शन ए
इसका फाइंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, ऑप्शन ए, ध्यान से देखना, 3 यूनिट नॉर्थ ड्यू टू ईस्ट, 3 यूनिट नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू साउथ, 3 यूनिट नॉर्थ ड्यू टू ईस्ट, और एंगल भी दे देता हूँ मैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ऑप्शन डी 3 यूनिट ईस्ट ड्यू टू नॉर्थ 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देखो 3 यूनिट कौन सा ऑप्शन सही है? नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो ऑप्शन होगा वही होगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये हो सकता है। ये ईस्ट साउथ है, ये हो ही नहीं सकता है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हो सकता है, और नॉर्थ, ये ईस्ट नॉर्थ है, ये हो सकता है। अब देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो इसको कैसे लिखोगे? रिवर्स प्रोसेस में जाओगे तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे ना नॉर्थ ड्यू टू ईस्ट, तो बाद वाला ईस्ट आया तो ईस्ट से 60 डिग्री, तो नॉर्थ ड्यू टू ईस्ट 60 डिग्री, तो नॉर्थ ड्यू टू ईस्ट 60 डिग्री, ये मेरा आंसर हुआ। अच्छा, वही ऑप्शन मैंने ऊपर भी लिख दिया, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने अभी ऑप्शन बनाया, तो सिंपल ऐसे सवाल आ सकते हैं। नीट में तो आ ही सकते हैं, नीट वालों के लिए तो मतलब जेईई मेंस में भी आ सकता है, इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन में आ सकता है। आईआईटी में तो आ ही नहीं सकता है, मतलब ऐसा सवाल आ ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन बहुत बहुत लेंदी सवाल के बाद अगर ऐसा रिजल्ट मिले, ऐसा आंसर मिले, और तब ऑप्शन बना के दे, तो हो सकता है मतलब। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब अभी तक हम लोगों ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को देखा है, जोड़ना सीखा है। लेकिन अगर मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है, या बी वेक्टर से ए वेक्टर को घटाना है, मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि ए वेक्टर में जोड़ना है माइनस बी वेक्टर को। फर्दर यू नो हाउ टू ऐड टू वेक्टर। अब तो आप जानते हो कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ना है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये ए प्लस बी, एडिशन तो समझ में आता है, अभी तक हम लोगों ने यही सीखा है। लेकिन ए माइनस बी वेक्टर अगर पूछेगा तो इसका मतलब क्या समझना है कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो बी वेक्टर ऐसा है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसलिए मैंने नेगेटिव वेक्टर को समझाया है। इसका नेगेटिव वेक्टर होगा इसके जस्ट अपोजिट, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का। तो इसके जस्ट अपोजिट मैंने माइनस बी वेक्टर ड्रॉ किया। अब ये भी है तो वेक्टर ही ना, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को बस जोड़ना है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा क्या? ए माइनस बी, इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने सब्सट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और जो बच्चे का दिमाग बुद्धि तेज चलता हो, या मेरी बातों को समझ सके या समझ लिया हो, वो ए माइनस बी वेक्टर को आसानी से निकाल सकता है। इसको नेगेटिव वेक्टर पता है, इसको दो वेक्टर को जोड़ना पता है, वो ए माइनस बी में नहीं फंसेगा। फिर भी हम इस पर अच्छे से सवाल करेंगे, इसके हम डीप एनालिसिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।